नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के अध्याय 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग में उपविषय परिस्थिति और भूमिका पर आज हम चर्चा करेंगे। परिस्थिति, स्टेटस और भूमिका, रोल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य समाज में रहते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के कार्य उसे अपनी रुचि के अनुसार, अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप, अपने जीविकोपार्जन के लिए करने पड़ते हैं तथा समाज में सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर काबिज नहीं रहते। उनके लिए अलग अलग प्रकार के स्थानों का निर्धारण समाज के द्वारा किया जाता है। इन्हीं कार्यों को हम भूमिका कहते हैं और समाज में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसको हम व्यक्ति की परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति के अर्थ की यदि हम बात करें तो समाजशास्त्र में परिस्थिति, जिसको कि हम अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं, परिस्थिति के अर्थ की यदि हम बात करें तो जन्म व योग्यता के आधार पर समाज में कुछ पदों का सर्जन किया जाता है और उन पदों का सर्जन करके इस प्रकार से उनका बंटवारा किया जाता है कि व्यक्ति से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो अपने पद के अनुसार कार्य करें और इस पद को समाजशास्त्र में परिस्थिति कहा गया है और उस पद से संबंधित कार्य को समाजशास्त्र में भूमिका कहा गया है। उदाहरण के तौर पे समाज में किसी व्यक्ति जो कि अध्यापन का कार्य करता है, उसकी परिस्थिति एक अध्यापक के रूप में हो सकती है। इसी प्रकार से विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो परिस्थिति है वो समाज में होती है और विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी परिस्थितियों में उच्चता और निम्नता का भाव भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो एक क्लर्क से एक डॉक्टर की परिस्थिति सदैव उच्च रहेगी। तो परिस्थिति वह समाज में उस कार्य को दिया जाने वाला मान सम्मान या रुतबा है जो व्यक्ति भूमिका के तौर पे करता है। परिस्थिति की व्याख्या करते हुए कुछ विद्वानों ने परिस्थिति की परिभाषाएं दी है। जॉन लेवी कहते हैं कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। बीरस्टीड कहते हैं सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो मैं बीरस्टीड की परिभाषा को यहाँ पे कोट कर देता हूं। बीरस्टीड कहते हैं, बीरस्टीड के अनुसार बीरस्टीड कहते हैं कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। तो यहां से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि समाज या किसी समूह में जो कोई पद व्यक्ति ग्रहण करता है वो उसकी परिस्थिति उसके साथ जुड़ी होती है। लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसको उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था बनी होती है समाज को चलाने के लिए और उस व्यवस्था के अंदर किसी व्यक्ति को जो स्थान मिला होता है समाज में उसको परिस्थिति कहा गया है। ऑकबर्न और निमकॉफ कहते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑकबर्न कहते हैं, ऑकबर्न एवं निमकॉफ ऑकबर्न और निमकॉफ कहते हैं परिस्थिति जो है समूह में
व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो समाज में या समूह में व्यक्ति का जो पद है उसके अनुसार उसकी परिस्थिति जो है वो जुड़ी होती है, ऐसा अकबर निमकाफ कहते हैं। कार्ड और वकमैन कहते हैं कि परिस्थिति समूह और व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। तो समूह या व्यक्तियों का जो वर्ग है समाज में वो व्यक्ति का मूल्य है, उसके पद के अनुसार उसका मूल्य है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि परिस्थिति जो है व्यक्ति के कार्य को समाज के द्वारा दिया गया स्थान है। परिस्थिति का आर्थिक स्थिति से कोई विशेष लेना देना नहीं है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वह गैरकानूनी तरीके से बहुत अधिक पैसा जमा कर ले, लेकिन एक जो डॉक्टर है वह एक बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करता रहे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि डॉक्टर की आमदनी है वो किसी गैरकानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति से कम हो, लेकिन डॉक्टर की जो परिस्थिति है समाज में, उसका जो स्टेटस है समाज में, वह किसी गैरकानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति से सदैव उच्च है। तो परिस्थिति का जो संबंध है वो आर्थिक न होकर के सामाजिक है। ये परिस्थिति जो है वो समाज में व्यक्ति के पद का स्थान है। समूह या समाज में व्यक्ति के कार्य को जो स्थान दिया गया उसको परिस्थिति कहा गया है। अब बात करते हैं परिस्थिति के प्रकार के बारे में। तो परिस्थिति के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक जो है वो है आपका प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा जो है वो है अर्जित परिस्थिति। तो अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, ये परिस्थिति के दो प्रकार हैं। प्रदत्त परिस्थिति में प्यारे बच्चों क्या आता है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में वो स्थिति है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसी परिस्थिति उसे जन्म से स्वयं ही मिल जाती है, अर्थात उसके लिए किसी व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। किसी व्यक्ति विशेष को, जिसको वो परिस्थिति प्राप्त है, उसे उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो जन्म से उसे स्वतः ही मिल जाती है। जैसे समाज में बच्चे को लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे, सामाजिक संबंधों या नातेदारी के आधार पे जो परिस्थितियां मिल जाती है उनको प्रदत्त परिस्थिति माना जाता है। ये परिस्थितियां प्राय प्राचीन, आदिम, ग्रामीण, जनजातीय समाजों में पाई जाती है। यदि मैं इसका उदाहरण देना चाहूँ तो यदि हम माने कि किसी समाज में किसी धार्मिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को उच्च परिस्थिति हासिल है, तो उस व्यक्ति का पुत्र यदि बड़ा होकर के उस कार्य को संभाल लेता है तो उस पुत्र को वो परिस्थिति स्वयं ही मिल जाती है, अर्थात उस पुत्र ने उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, वह उसे जन्म से ही मिल जाती है। तो प्रदत्त परिस्थिति जो है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है वो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। आयु के आधार पे हो सकती है, यदि समाज में या परिवार में बुजुर्गों का मान सम्मान किया जाता है तो वो आयु के आधार पे है। लिंग के आधार पे यदि पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है तो वो लिंग के आधार पे हो सकता है। नातेदारी के अंदर किसी विशेष नातेदारी के व्यक्ति को एक विशेष स्थान के ऊपर विशेष महत्व दिया जाना भी इस तरह की परिस्थिति का उदाहरण है। जैसे कि ससुराल में जो जीजा नामक नातेदारी के अंदर उसको विशेष परिस्थिति जो है वो प्राप्त है। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, वो हमारी प्रदत्त परिस्थिति है। दूसरी जो है हमारी वो अर्जित परिस्थिति है। तो अचीव्ड स्टेटस जिसको हम कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति को एस्क्राइब्ड स्टेटस हम कहते हैं। तो अर्जित परिस्थिति जो है हमारी, उसके लिए व्यक्ति को स्वयं व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति उसको जन्म से हासिल नहीं होती है, और जब ऐसी परिस्थिति उसको जन्म से हासिल नहीं होती है तो जाहिर है कि ऐसी किसी भी स्टेटस को वो अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पे हासिल करता है। वो योग्यता उसकी नेतृत्व में हो सकती है, शैक्षणिक योग्यता हो सकती है, या किसी दूसरे प्रकार की योग्यता हो सकती है।
अर्जित परिस्थिति को पाने के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, उसके लिए कंपटीशन होता है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति के लिए कोई विशेष क्या बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वो जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिल जाती है। व्यक्ति योग्यता और सक्षमता के आधार पर अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करता है। जैसे कि किसी भी एक परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो पढ़ लिख करके किसी ऊंचे ओहदे पे पहुंचता है, तो ये उस व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति है। एक ऐसा परिवार जिसके अंदर पिता अनपढ़ थे, ठीक है, बेटा जो है उसने शिक्षा प्राप्त करके किसी महत्वपूर्ण ओहदे को प्राप्त कर दिया, तो ये उस व्यक्ति के द्वारा अर्जित परिस्थिति है, उसने वो हासिल की है। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में क्या संबंध है, इस पे हम थोड़ी सी यदि बात करें तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों का संबंध व्यक्ति के समाज में पद या व्यक्ति के समाज में स्थान से है, दोनों का ही, प्रदत्त का भी और अर्जित का भी। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों से उसे प्राप्त होती है, जबकि प्रदत्त परिस्थिति जो है वो उसे जन्म से ही हासिल होती है। व्यक्ति को परिस्थिति चाहे समाज से मिले चाहे वो स्वयं उसको अर्जित करे, दोनों स्थिति में परिस्थिति को समाज द्वारा मान्यता मिलती है। तो दोनों में एक संबंध यह है कि दोनों प्रकार की परिस्थितियों को समाज है वो मान्यता देता है। प्रत्येक समाज, चाहे वह नगरीय हो या ग्रामीण हो, आधुनिक हो, जनजातीय हो या आदिम हो, अपने सदस्यों को जन्म से ही परिस्थिति प्रदान करता है और प्रत्येक परिस्थिति के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार और दायित्व जुड़े हुए होते हैं। अधिकार और दायित्व परिस्थिति के साथ, प्यारे बच्चों, जुड़े हुए होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो समाज की अपेक्षा के अनुरूप भूमिका निभाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को जन्म से प्राप्त परिस्थिति के साथ साथ प्रयास और परिश्रम से प्राप्त परिस्थिति को पाने के अवसर भी मिलते रहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति जो है वो अर्जित परिस्थिति की सीमा का निर्धारण करती है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर समाज जन्म से परिस्थिति को प्रदान करता है, किंतु आयु भी अर्जित परिस्थिति के क्षेत्र को बांधती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों को समाज में मान्यता प्राप्त है। दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों के साथ आधार, अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां जो है वो व्यक्ति अपने पद और उसके सत्तर को दिखाने के लिए प्रयोग करता है। तो अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति आपको समझ में आ गई होगी। प्रदत्त परिस्थिति वो है जो जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसके लिए कोई व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आयु, लिंग, नातेदारी इत्यादि के आधार पर प्राप्त परिस्थिति। और अर्जित परिस्थिति जो है वो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयासों से करता है, जैसे कि नेतृत्व की क्षमता के कारण किसी व्यक्ति का राजनीति में उदय हो जाना, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई उच्च पद प्राप्त कर लेना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, व्यक्तिगत प्रयास से प्राप्त। तो यहाँ हमने परिस्थिति के बारे में जो है वो 2-3 बातों पे चर्चा की है। एक तो परिस्थिति का हमने अर्थ जाना है कि समाज या समूह के द्वारा व्यक्ति को जो स्थान समाज में मिला है उसको हम परिस्थिति कहते हैं, जो व्यक्ति का स्टेटस है। और उसकी परिभाषा हमने देखी है, 2 विद्वानों की परिभाषा को मैंने कोट भी किया है। एक बिरस्टिड के अनुसार, रागबर्न के अनुसार, काफ़ी आसान परिभाषाएं हैं। परिस्थिति के प्रकार और अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में संबंध की हमने बात की है। अब यदि हम परिस्थिति के आधारों की बात करें कि व्यक्ति को कोई जो परिस्थिति मिलती है वो उसके आधार क्या हो सकते हैं, किस आधार पर परिस्थिति मिलती है, तो सबसे पहले यदि हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करें तो प्रदत्त परिस्थिति जो है वह व्यक्ति को किस आधार पर मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा एक जो आधार है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वो है नातेदारी। तो नातेदारी जो है वो प्रदत्त परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें नातेदारी जैविकीय और सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रित रूप है, आप जानते हैं। तो दोनों प्रकार की नातेदारी है वो परिस्थिति को लेकर आती है, एक रक्तमूलक नातेदारी, एक वैवाहिक नातेदारी। तो नातेदारी के आधार पे प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को मिलती है। प्रजाति के आधार पे भी व्यक्ति को जो मिलती है, प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। संसार के व्यक्तियों को शारीरिक रंग के आधार पे 3 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है, पीला, काला और सफ़ेद। और इनमें काली प्रजाति के लोगों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से अलग रखा जाता था। तो ये उनकी एक परिस्थिति थी। अंग्रेज भारत में शासन करने वालों को श्वेतों का बोझ कह करके नीचा दिखाते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ भी मानी जाती थी जो प्रजाति के आधार पर होती थी।
फिर भारतीय समाज में परिस्थिति का और ख़ास तौर से प्रदत्त परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। जाति जो है वो भारतीय समाज का एक मुख्य विशेषता है और जाति व्यक्ति की परिस्थिति को समझने वाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे समाज को प्राय उच्च जातियों और तथाकथित निम्न जातियों में बांटा गया है। तो जो उच्च जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति है उसकी परिस्थिति को उच्च समझा जाता है और निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को निम्न समझा जाता है। हालांकि संविधान ने समस्त जातियों और मनुष्य मात्र को समानता का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन हम सामाजिक विशेषता के तौर पर जाति को नकार नहीं सकते। आयु जो है वो व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ग्रामीण समाज में खास तौर से जैसे बुजुर्गों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, या जाति पंचायत में या परिवार के अंदर किसी महत्वपूर्ण फैसले में बुजुर्गों की जो है वो हैसियत है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो आयु भी है जो है वो एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार हो सकता है। इसी प्रकार से जो लिंग भेद है, जैसा कि देखा कि कुछ जो समाज है, अधिकांश समाज है वो पुरुष प्रधान होते हैं, कुछ समाज मातृ प्रधान होते हैं। तो उसमें जिस प्रकार का समाज है उस प्रकार के जो लिंग वाले व्यक्ति हैं, पुरुष या स्त्री, उनके हैसियत है उसको नकारा नहीं जा सकता। उनकी परिस्थिति है वो उच्च या निम्न उस आधार पे होती है। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं और परिस्थिति में अंतर जो है वो किया गया और ये जो अंतर है वो बच्चे के जन्म काल से ही शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जन्म जो है वो भी प्रदत्त परिस्थिति का एक मुख्य आधार हो सकता है। तो व्यक्ति का जन्म जो उसकी परिस्थिति निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाता है। व्यक्ति का जन्म किस परिवार में, किस जाति में या किस प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी उसकी परिस्थिति है वो निर्धारित की जाती है। तो अब हमने प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधारों के बारे में बात की है। तो प्रदत्त परिस्थिति के कुछ आधारों पर चर्चा करने के बाद हम अर्जित परिस्थिति के भी कुछ आधारों पर चर्चा करते हैं। तो अर्जित परिस्थिति के जो मुख्य आधार है, यदि हम उनकी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्जित परिस्थिति जो है वो व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। तो अर्जित परिस्थिति के यदि आधार हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आधार है वो है आपका शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो अर्जित परिस्थिति का आधार है। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा उसकी सामाजिक परिस्थिति को भी चेंज कर सकती है, बदल सकती है। वर्तमान समाज में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति उच्च परिस्थिति को अर्जित कर सकता है। एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति समाज में सदैव उच्च रहती है। तो अर्जित परिस्थिति के प्रमुख आधार में शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है वो है आपका राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता है, यह भी एक महत्वपूर्ण आधार है अर्जित परिस्थिति का। समाज में जिस व्यक्ति के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है उस व्यक्ति की परिस्थिति समाज में उच्च रहती है। उस व्यक्ति का स्टेटस या जो हैसियत है समाज में वो ऊंची मानी जाती है। और राजनीतिक सत्ता के आधार पर व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो स्थायी नहीं होती। राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन के साथ उस व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन भी संभव होता है। इसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति जो है उसका एक महत्वपूर्ण घटक जो है वो शारीरिक शक्ति भी है, फिजिकल या मसल पावर जिसको हम कह सकते हैं। तो शारीरिक शक्ति के आधार पर भी व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो उच्च या निम्न हो सकती है। शारीरिक शक्ति को भी अर्जित परिस्थिति का आधार माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अर्जित परिस्थिति के आधार में जो है वो व्यवसाय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जिन्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे शिक्षक का व्यवसाय है, चिकित्सक का व्यवसाय है। बजाय दूसरे अन्य व्यवसायों की तुलना में उनकी परिस्थिति है वो सदैव उच्च रहती है। इसी प्रकार से आर्थिक आधार की यदि हम बात करें तो अर्जित परिस्थिति में धन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ समाज में आर्थिक आधार पर व्यक्तियों की हैसियत या परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आधार भी होते हैं जो व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करने वाले कुछ और भी कारक होते हैं, जैसे कि विलक्षण योग्यता वाला व्यक्ति समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों में जन्मजात गुण होते हैं, कुछ लोगों में एक विशेष प्रकार की कला है वो होती है जिसके बल पे वो
अपनी परिस्थिति को समाज में उच्च बना के रखते हैं। तो अभी हमने परिस्थिति के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। हमने परिस्थिति का अर्थ, उसकी परिभाषा, परिस्थिति के प्रकार, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में संबंध, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति के आधारों के बारे में चर्चा करी। अभी हम भूमिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। भूमिका के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हमें भूमिका का अर्थ जान लेना आवश्यक होगा। भूमिका या रोल, इसका संबंध जो है प्यारे बच्चों वो व्यक्ति के कार्यों से है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। व्यक्ति अपने जीविकापार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए विभिन्न प्रकार के काम करता है। भूमिका का अर्थ व्यक्ति के उन सभी कामों से है जो व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति के अनुसार पूरा करता है, या एक विशेष परिस्थिति के अनुसार जिन कार्यों को पूरा करने की उससे उम्मीद की जाती है, वो कार्य उस व्यक्ति की भूमिका कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापक एक परिस्थिति है समाज में, तो अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना उसकी भूमिका है। इसी प्रकार से चिकित्सक एक समाज में परिस्थिति है, और चिकित्सक के द्वारा रोगियों की देखभाल करना और उनका उपचार करना एक भूमिका है। तो भूमिका वे कार्य हैं जो एक विशेष परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति करता है, और उस परिस्थिति में व्यक्ति उन अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिश करता है जो अपेक्षाएं समाज उससे करता है। भूमिका की धारणा को समझने के लिए हमें इसके निर्माणात्मक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। यूं कहा जाए कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। रोल इज डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। तो डायनेमिक एस्पेक्ट है वो स्टेटस का है रोल, भूमिका, यानी कि किसी स्टेटस के अनुरूप व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है वो उस व्यक्ति की भूमिका कहलाती है। भूमिका की परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो इलियट और बेरिल जो कहते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इसके अतिरिक्त लुंडबर्ग एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि भूमिका वह ढंग या तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस परिभाषा को मैं कोट कर रहा हूं, किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि भूमिका वो ढंग या तरीका है जिसके आधार पे व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। अर्थात कि समाज में प्रत्येक परिस्थिति जो व्यक्ति को मिली होती है उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका कहलाती है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वो अपेक्षित कार्य है या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया हो। इसी तरीके का कुछ विचार आकबर्न और निमकाफ का भी है। वे कहते हैं कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशों और व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो उपरोक्त वर्णित विद्वानों के कथनों को यदि हम कुछ शब्दों में समाहित करके सार रूप में कहें तो भूमिका व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले वो कार्य हैं जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप समाज में करता है। अर्थात एक परिस्थिति से कुछ कार्य जुड़े हुए हैं, कुछ कार्य बंधे हुए हैं, और व्यक्ति जब उन्हें अपेक्षित रूप से पूरा करता है तो वो व्यक्ति के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका या रोल उसको कहते हैं। यदि भूमिका की विशेषताओं की बात करें तो भूमिका की कुछ विशेषताएं हो सकती है। एक जो विशेषताएं हैं उनमें से ये है मुख्य भूमिका, इसको की रोल भी कहा जाता है। तो विशेषताएं जो है उसमें मुख्य विशेषता जो है वो मुख्य भूमिका के रूप में है। सामान्य तौर पे मनुष्य समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शिक्षक है, शिक्षक होने के साथ साथ
नातेदारी में वह किसी का पिता, किसी का भाई, किसी माँ का पुत्र है। वह अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। खेल के मैदान में उसकी भूमिका एक खिलाड़ी की है। तो वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, परंतु मुख्य भूमिका वह भूमिका होती है जिस भूमिका से व्यक्ति समाज में जाना जाता है। जिस भूमिका से व्यक्ति अपने आसपास के समाज में जाना जाता है वह मुख्य भूमिका होती है। तो भूमिका की विशेषताओं में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि मुख्य भूमिका है वो व्यक्ति की होती है। इसके अतिरिक्त भूमिका की दूसरी जो बात करें तो उसमें विशेषाधिकार होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है या कोई भूमिका व्यक्ति निभाता है तो उस भूमिका के साथ साथ, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, एक परिस्थिति जुड़ी होती है और परिस्थिति के अनुरूप जब वो काम करता है तो उसको कुछ विशेषाधिकार समाज में मिले हुए होते हैं और उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए वह अपनी भूमिका को अभिनीत करता है। तो भूमिका की विशेषता ये भी है कि ये व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त करती है, प्रदान करती है। भूमिका एक पक्षीय नहीं होती, वन डायमेंशनल नहीं होती है, एक पक्षीय नहीं होती, अर्थात बहुपक्षीय होती है। तो भूमिका जो है वो एक पक्ष में नहीं होती, इसका संबंध उस सामाजिक परिस्थिति से होता है जिसका निर्धारण समाज के द्वारा किया जाता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज उससे अनेक आवश्यकताओं को पूरा करता है और व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार से रोल है वो सिंगल डायमेंशनल नहीं हो सकता, एक पक्षीय नहीं हो सकता। इसके अलावा संस्कृति द्वारा निर्धारित व्यक्ति की परिस्थिति को बनाए रखने के लिए कौन सी भूमिका आवश्यक है इसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं नहीं करता, बल्कि भूमिका का निर्धारण सदैव संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही होता है। विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न समाजों में विभिन्न भूमिकाओं से जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती है। परिवर्तनशीलता, भूमिका में परिवर्तनशीलता और गतिशीलता पाई जाती है। एक ही प्रकार की भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से निभाई जाती है। समय, स्थान और हालातों में परिवर्तन होने के साथ भूमिका में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त भूमिका जो है वो व्यवहारों की संपूर्णता है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, भूमिका जो है वो व्यवहारों की संपूर्णता का नाम है। संपूर्णता, व्यवहारों की संपूर्णता का नाम भूमिका है। तो भूमिका का संबंध व्यक्ति के व्यवहारों की संपूर्णता से है जिसकी एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण उससे अपेक्षा या उम्मीद है वो की जाती है। इसके अलावा भूमिका जो है वो परिस्थिति से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भूमिका जो है वो अकेली नहीं है, भूमिका जो है वो व्यक्ति की परिस्थिति से संबंधित है। तो ये बड़ी बात है, किसी भी भूमिका के साथ परिस्थिति जो है वो जुड़ी रहती है। इस बात का भी हम लोगों ने बिल्कुल ही ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त भूमिका से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं जो व्यक्ति निभाता है और भूमिका से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस दृष्टि से भी उनका जो है वो जिक्र करना या वर्णन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो भूमिका से जुड़ी हुई कुछ और एक अवधारणाएं हैं जिनकी यदि मैं बात करूं तो उसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है भूमिका प्रतिमान। तो भूमिका प्रतिमान की यदि हम बात करें तो ये भी कई बार है वो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है, वो भूमिका प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। तो भूमिका प्रतिमान के बारे में यदि हम बात करें तो भूमिका प्रतिमान की अवधारणा है वो रॉबर्ट मर्टन ने दी है। तो यहाँ पे हम जो बात कर सकते हैं वो रॉबर्ट मर्टन, कई बार ये आ जाता है प्रश्न, रॉबर्ट मर्टन है वो भूमिका प्रतिमान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने उसके बारे में बताया है व्यक्ति समाज में केवल एक भूमिका नहीं निभाता बल्कि एक समय में या अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अभिनीत करता है और इन भूमिकाओं को ही जो है वो भूमिका प्रतिमान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भूमिका प्रत्याशा जिसको हम कहते हैं रोल एक्सपेक्टेंसी, भूमिका प्रत्याशा। तो भूमिका प्रत्याशा की यदि हम बात करें
तो भूमिका प्रत्याशा जो है एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की उम्मीद करता है उसको भूमिका प्रत्याशा कहा जाता है। कई बार व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और भूमिका प्रत्याशा में अंतर आ जाता है, जिसके कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि हम उदाहरण के तौर पे इस तरह की बात को लें तो हमें ये जानने को मिलेगा कि मान लीजिए समाज में एक चिकित्सक है, समाज उसके व्यवहार को किसी और तरीके से अपेक्षित कर रहा है। समाज उससे ये अपेक्षा कर रहा है कि एक चिकित्सक की जो परिस्थिति है वो उच्च है, आप जानते हैं। समाज ये चाहेगा कि वह नशा मुक्ति के लिए काम करे। इसके विपरीत यदि वह चिकित्सक स्वयं ही नशा करने लग जाए तो हम इस तरीके से कहेंगे कि जो भूमिका प्रत्याशा पर उक्त चिकित्सक जो है वो खरा नहीं उतरा है। या इसी प्रकार से जैसे एक शिक्षक की जो परिस्थिति है वो समाज में काफ़ी उच्च है, तो उसी के अनुरूप समाज शिक्षक से भूमिका की उम्मीद करता है। यदि कोई भी शिक्षक इस तरह की भूमिका निभाने में असफल रहता है तो हम उसको प्रत्याशित भूमिका नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से एक और अवधारणा है, ये है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग जिसको बोलते हैं। रोल टेकिंग की जो अवधारणा है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार की भूमिकाओं को निभाना सीखता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भूमिका अभिनीत करने को भूमिका ग्रहण कहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। पहले वह एक शिशु के रूप में होता है, उसके बाद जब उसका विद्यालय में दाखिला करवाया जाता है तो वह एक छात्र की भूमिका में होता है। वहाँ यदि वो किसी खेल इत्यादि में भाग लेता है तो वो एक खिलाड़ी की भूमिका में होता है। इसी प्रकार से जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह एक पति की भूमिका में भी हो सकता है। इसी प्रकार से उसके द्वारा पढ़ लिख करके कोई नौकरी वगैरह लग जाने पर वो किसी कार्यालय में अन्य भूमिका में हो जाता है। तो जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाना सीखता है तो उसको भूमिका ग्रहण कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण जो है वो है अवधारणा है हमारे पास, वो है भूमिका संघर्ष। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कई बार प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो भूमिका संघर्ष जो है उसकी यदि हम बात करें तो क्योंकि व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है, वह एक ही समय पे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा रहा होता है। जब सामाजिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए दो भूमिकाएं व्यक्ति को एक साथ निभानी पड़े और उन दोनों भूमिकाओं में विरोधाभास पाया जाए तो उस विरोधाभास को हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो मनुष्य जो है वो प्रभावशाली भूमिका को ग्रहण कर लेता है और कमज़ोर भूमिका को त्याग देता है। तो इस तरह की जो अवधारणा है उसको हम भूमिका संघर्ष कहेंगे। कई बार व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद में रहता है तो ये उसी का ही नाम भूमिका संघर्ष है। इसी प्रकार से एक और अवधारणा है भूमिका वंचन। और भूमिका वंचन जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति को छोड़ करके दूसरी परिस्थिति को ग्रहण करता है तो उसे अपने पहले वाली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को त्यागना पड़ता है और वह उस भूमिका को निभाने से वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को भूमिका वंचन की स्थिति कहा जाता है। और अंत में असफल भूमिका की जो भूमिका व्यक्ति से प्रत्याशित थी, समाज के द्वारा अपेक्षित थी और वह व्यक्ति उस प्रकार की भूमिका को निभाने में असमर्थ रहा है, तो इस तरह की स्थिति में हम उसको असफल भूमिका कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने परिस्थिति और भूमिका की दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा की। ये दोनों ही अवधारणाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिस्थिति के प्रकारों की हमने चर्चा की, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बात की, भूमिका की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, भूमिका की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। इन अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न लघु उत्तरात्मक के रूप में भी और निबंधात्मक रूप में भी समय समय पर परीक्षाओं में आते रहते हैं। जिन छात्रों ने ध्यान से सुना होगा, उम्मीद करते हैं उन्हें अवश्य ही लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।